केमिस्ट्री सीरीज़ का हमारा तीसरा वीडियो है। हमने मेटल्स के विषय में देख लिया, नॉन मेटल्स के विषय में देख लिया। अब हम इसमें मेटलॉइड जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, या तो मेटल होंगे या नॉन मेटल होंगे या मेटलॉइड होंगे या उपधातु जिसे कहते हैं। तो अब हम इसमें मेटलॉइड के विषय में जानेंगे। मेटलॉइड होता क्या है दोस्तों? ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का गुण पाया जाता है। तो इसमें मेटलॉइड में होता क्या है, इसमें मेटल्स और जो नॉन मेटल्स दोनों का गुण पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, इसमें जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सब क्या है, ये मेटलॉइड के उदाहरण हैं। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटलॉइड मेटल्स की तरह दिखता है और प्रायः नॉन मेटल्स की तरह व्यवहार करता है। कभी ये जो मेटलॉइड होते हैं, जो उपधातुएं होती हैं, कभी ये मेटल्स की तरह व्यवहार करेंगी, कभी नॉन मेटल्स की तरह व्यवहार करेंगे। ये ब्रिटल होते हैं, मतलब भंगुर होते हैं, तोड़ना चाहे तो ये टूट भी सकते हैं। कुछ में जब ये मेटल्स की तरह का शो करेंगे तब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा। जब ये नॉन मेटल्स की तरह व्यवहार करेंगे, इनमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होगा। तो ये कुछ में स्ट्रांगली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कुछ में ये नहीं करते हैं। और इसके एग्जांपल्स जो नॉन मेटल होते हैं, जो मेटलॉइड होते हैं, इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। रासायनिक रूप से ये नॉन मेटल की तरह व्यवहार करते हैं। अब जो एग्जांपल्स इसके देखे हमने मेटलॉइड के, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, इनके यूज़ देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। इनके यूज़ क्या है? जैसे बोरान है, बोरान से हम बोरिक एसिड बना सकते हैं, और जब ये बोरिक एसिड बना लिया जाता है बोरान से, तो फिर इसका यूज हम मेडिकल एप्लीकेशन में, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका यूज करते हैं। तो बोरिक एसिड, आपसे सवाल ये पूछा जाए कि बोरान या बोरिक एसिड का यूज किस में किया जाता है, तो या तो इस तरीके से सवाल आए कि निम्न में से बोरिक, मतलब कि किसका मेडिकल क्षेत्र में यूज़ किया जाता है, तो उसमें अगर बोरिक एसिड ऑप्शन है तो वो सही होगा। इसी तरीके से कंप्यूटर की चिप बनाने में किसका यूज किया जाता है, इस तरीके से सवाल आए तो उसमें ऑप्शन सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये भी ज़्यादातर सिलिकॉन का ही यूज कंप्यूटर चिप बनाने में होता है। सब ये सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इन सब का यूज सेमीकंडक्टर बनाने में भी होता है। इसी तरह एंटीमनी, अगर आपसे पूछा जाए माचिस की तीली बनाने में किसका यूज़ होता है, तो माचिस की तीली बनाने में एंटीमनी का यूज होता है। आर्सेनिक का यूज किस में होता है? आर्सेनिक का यूज ट्रांजिस्टर बनाने में होता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में जर्मेनियम का यूज होता है। जो सिग्नल होते हैं, जो कम्युनिकेशन में हम सिग्नल यूज करते हैं, दो तरीके के सिग्नल होते हैं, या तो डिजिटल होगा, डिजिटल सिग्नल, या तो एनालॉग सिग्नल। तो जो एनालॉग डिजिटल सिग्नल होंगे, मतलब कि कोडिंग में कोड के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन जाएगी, उनमें हम ये जर्मेनियम का यूज करते हैं। तो जर्मेनियम का यूज कम्युनिकेशन के रूप में, डिजिटल सिग्नल को भेजने के रूप में, भेजने वाले उपकरण जो बनते हैं डिजिटल सिग्नल को भेजने वाले, उनमें हम जर्मेनियम का यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर बनाने में किसका यूज होता है? अभी बताया, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब का यूज सेमीकंडक्टर बनाने में होता है। तो हमने मेटल्स के विषय में देख लिया था, नॉन मेटल्स देख लिया था, अब ये हमने मेटलॉइड्स भी देख लिया, जो उपधातुएं होती हैं। ये दोनों की तरीके की प्रॉपर्टी, इसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती हैं। कभी ये नॉन मेटल्स की तरह व्यवहार करती हैं, कभी मेटल्स की तरह व्यवहार करती है। जब ये मेटल्स की तरह व्यवहार करेंगी तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगी। इनमें इनके जो यूज़ हैं, जो नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं, उनके क्या यूज़ हैं? मेडिकल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। सिलिकॉन है तो इसका कंप्यूटर चिप बनाने में यूज़ करते हैं। एंटीमनी है तो इससे माचिस की तीली बनाते हैं। आर्सेनिक का ट्रांजिस्टर बनाने में यूज। इसी तरीके से सेमीकंडक्टर बनाने में सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज। और जो सिग्नल भेजा जाता है डिजिटल सिग्नल, तो उसके जो उपकरण बनाए जाते हैं उसमें हम जर्मेनियम का यूज करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उसमें एक तो एलिमेंट होते हैं या कंपाउंड होंगे। तो हमने एलिमेंट के विषय में पूरी तरीके से जानकारी ले ली कि नॉन मेटल्स, मेटल्स और मेटलॉइड्स के विषय में। अब जो कंपाउंड होते हैं, दूसरे शुद्ध पदार्थ, उनके विषय में जानते हैं। तो एक एलिमेंट, और फिर मतलब कि जब कई एलिमेंट मिल जाते हैं तो उससे जो पदार्थ बनता है उसको कंपाउंड कहते हैं। तो एलिमेंट और एलिमेंट मिल के, जब दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट मिल जाते हैं और इनका अनुपात निश्चित होता है, मतलब कि जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु अपने भार के एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं तो यौगिक बनते हैं। दो एलिमेंट मिलाया गया, दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलाया गया और वो एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया। अगर उनमें हम कुछ चेंज करते हैं, अगर उनके एटॉमिक भाग में, परमाणु अपने भार में एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं तो यौगिक कहलाते हैं। मतलब कि अगर जैसे मान लो कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट हैं। अब इन दो एलिमेंट को हम एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। निश्चित अनुपात का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का अणु ले लिया और ऑक्सीजन का, लेकिन एक फिक्स रेशियो में। मतलब कि हाइड्रोजन के हम 2 अणु लेंगे और ऑक्सीजन के 1 अणु लेंगे, तभी ये पानी बनेगा।
तो मतलब कि एक फिक्स रेशियो, हम हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 अणु नहीं ले रहे हैं, ऑक्सीजन के 1 अणु से ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, या 1 अणु से कम नहीं, मतलब कि एक फिक्स रेशियो है। हाइड्रोजन का दो परमाणु और 2 परमाणु और इसके ऑक्सीजन के 1 परमाणु, इन दोनों को मिला दे रहे हैं एक फिक्स अनुपात में, तभी ये कंपाउंड बनता है। वैसे एलिमेंट, हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है। जब हमने इनको एक निश्चित अनुपात में मिलाया, हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिए और ऑक्सीजन के 1 परमाणु लिए, तब जाके ये कंपाउंड में चेंज हुआ। पहले हाइड्रोजन की कुछ अलग क्वालिटी थी। हाइड्रोजन क्या करता है, एक ज्वलनशील गैस है, मतलब कि ये हाइड्रोजन ज्वलनशील है, ये जलने में सहायता करता है। इसी तरीके से कोई भी पदार्थ जो जलता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जलता है। तो देखा आपने, इन दोनों के जो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके दोनों के ज्वलनशील गुण है, मतलब कि हाइड्रोजन के भी गुण अलग हैं, ऑक्सीजन का भी कुछ गुण है। लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया जाता है, H2O पानी बना दिया जाता है, तब इसका गुण चेंज हो गया। पहले दोनों क्या कर रहे थे, किसी चीज़ को जलाने में सहायक थे। अब पानी क्या होता है, पानी बुझाने के काम में आता है। तो हमने कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या देखी कि कंपाउंड 2 या 2 से अधिक जो तत्व होते हैं उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो वो कंपाउंड बनता है। पहले इनके जो क्वालिटी थी, इनके जो गुण थे एलिमेंट के, वो जो एलिमेंट अपने गुणों को त्याग देते हैं और कुछ नए गुण को धारण कर लेते हैं, तो इसी को हम कंपाउंड कहते हैं। इनको निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है और ये अपने पुराने गुणों को त्याग कर जो एलिमेंट होते हैं नए गुणों को धारण करते हैं। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, जैसे हमने देखा एक पानी है, पानी में हाइड्रोजन के 2 अणु मिलते हैं, ऑक्सीजन के 1 अणु। तो हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के अणु, इनका रेशियो क्या है मिलाने का, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं तो हाइड्रोजन को 2 से कर दिया। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों, 8 होता है, तो इसका जो एटॉमिक मास हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। तो इसी तरीके से तो इनका जो रेशियो बनता है 2:16, तो ये 1:8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कहीं भी अगर 1:8 में मिलाया जाएगा तो हमेशा पानी बनेंगे। ये फिक्स रेशियो होता है कहीं पे भी, तो ये फिक्स रेशियो होगा, अपने पुराने गुणों को त्यागेंगे, नए गुण धारण करेंगे, 2 एलिमेंट या 2 से अधिक मिल के बनाएंगे, तो ये कंपाउंड होगा। इसी तरह CO2 है, C6, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, कार्बन का 6 और इसका द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी, 12। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक क्या है और इसकी द्रव्यमान संख्या 16। चूँकि ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, 2 अणु, तो इसको मिला के इनका जो रेशियो आएगा 12:32। तो इसको क्या है, किससे काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4:32। तो ये 3:3 रेशियो 8, मतलब 3:8 रेशियो में अगर कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये बुझाने के काम में यूज होती है। पहले ऑक्सीजन का गुण अलग है, कार्बन का गुण अलग है, जब दोनों मिल गए तो ये जो काम क्या आती है, बुझाने की, किसी चीज़ को आग लगी है तो उसको बुझाने में काम आती है और ये हेल्थ के प्रति टॉक्सिक होती है। तो हमने ये कंपाउंड के विषय में जान लिया, हमने एलिमेंट जान लिया, कंपाउंड जान लिया। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, ये जो हमारा डायग्राम था पूरा मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को हमने देख लिया, सॉलिड देख लिया, लिक्विड देख लिया, गैस देख लिया, प्लाज्मा देख लिया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट देख लिया कि मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसके कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं वो हमने देख लिया। फिर हमने जो केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से देखा कि कोई मैटर है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती हैं उसके हिसाब से उसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, या तो वो शुद्ध होगा या तो अशुद्ध होगा। शुद्ध में हमने एलिमेंट को देख लिया, एलिमेंट में क्या देखा, मेटल्स को देख लिया, नॉन मेटल्स को देख लिया, मेटलॉइड्स को देख लिया, और फिर हम अब कंपाउंड को देख लिए कि कंपाउंड क्या होता है। उसमें कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये बड़े चैप्टर, इनको हम आगे देखेंगे। अब हम देख लेते हैं जो इम्प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है। अब इसमें मिक्सचर 2 तरीके का होता है, एक तो होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। अब हम इसके विषय में देखते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों मिक्सचर के बारे में। तो मिक्सचर या मिश्रण क्या होते हैं। अभी हमने जब कंपाउंड के विषय में देखा तो कंपाउंड को एक निश्चित अनुपात में जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाया जाता है एक निश्चित अनुपात में तो वो कंपाउंड बनते हैं। लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब मतलब कि अनिश्चित अनुपात में, जब किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, उनका फिक्स रेशियो ना हो, तो उससे जो बन निकल के आता है उसको हम मिक्सचर कहते हैं। जब अब इसमें क्या है, उसमें जो कंपाउंड में क्या था कि निश्चित अनुपात था और वो अपने पुराने गुणों का त्याग कर नए गुणों को धारण करते थे। इसी तरीके से जो मिक्सचर होगा ये उसका उल्टा होता है। ये अनिश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब मतलब कि अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, किसी भी रेशियो में मिला दिया जाता है, उसका रेशियो कोई फिक्स नहीं होता है, तो मिश्रण कहलाता है। इसमें जो एलिमेंट मिलाए जाते हैं वो अपने पुराने गुणों का त्याग नहीं करते, वो अपने पुराने गुणों को धारण किए रहते हैं। जैसे शरबत है,
शरबत है, वायु है, लेमन वाटर है। तो इसमें शरबत में पानी का स्वाद अलग होता है, चीनी का स्वाद अलग होता है। इसी तरह जो वायु होती है, वायु बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। तो हर गैस को आप यहाँ से देख सकते हो, वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो जाती हैं, या कोई उनका निश्चित अनुपात नहीं होता है। इस तरीके से लेमन वाटर, ये सब जो एग्जाम्पल है वो मिक्सचर के एग्जाम्पल है। मिक्सचर जो होता है, मिश्रण, वो दो तरीके का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो जब दो पदार्थों को मिलाते हैं हम, तो किस स्वरूप में नजर आते हैं उसके हिसाब से हम देखते हैं कि ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। जैसे पानी और चीनी को मिलाया जाएगा, चीनी और पानी को मिलाया जाएगा, तो ये पूरी तरीके से घुल जाएंगे, जिसको मतलब कि आइडेंटिफाई करने में हमको कठिनाई होगी कि ये किस चीज़ का मिक्सचर है। तो इस तरीके जो पूरी तरीके से घुल जाएंगे, जैसे नमक और पानी का मिक्सचर है, पानी और दूध का मिश्रण है, तो इसको बोलेंगे हम होमोजीनियस मिक्सचर। जब ढंग से ये चीज़ें घुलेंगी नहीं, जब दो पदार्थों को मिलाया जाएगा, वो एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होंगे ढंग से, तो उसको क्या बोला जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये घुलेंगे नहीं एक दूसरे में। तो जैसे तेल और पानी का मिश्रण है, बालू और पानी का मिश्रण, तो बालू और पानी कभी एक दूसरे में घुल नहीं जाते। तेल हमेशा अगर पानी में डालेंगे आप, तो हमेशा देखेंगे तेल की एक अलग लेयर बनेगी। लेकिन अगर चीनी डालेंगे तो चीनी घुल जाएगी, नमक डालेंगे तो नमक पानी में घुल जाएगा, दूध डालेंगे और पानी डालेंगे तो आप बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। इस तरीके का स्वरूप नजर आएगा। और जो हेट्रोजीनियस होंगे उनका स्वरूप आप देख के ही बता देंगे कि ये विषमांगी मिश्रण है, मतलब कि ये पूरी तरीके से घुले नहीं हैं। तो हेट्रोजीनियस नहीं घुलता है, और होमोजीनियस मिक्सचर एक दूसरे में घुल जाते हैं। तो मिक्सचर भी हमने देख लिया कि मिक्सचर होते क्या है, दो या दो से अधिक तत्व जब मिलाए जाते हैं एक अनिश्चित अनुपात में, और उसमें जो तत्व होते हैं अगर पुराने गुणों को नहीं त्यागते हैं, अपने गुणों को बनाए रखते हैं, तो क्या कहलाते हैं, वो मिक्सचर कहलाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है दोस्तों, कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है ये ट्रू सॉल्यूशन को शो करता है, और जो हेट्रोजीनियस होता है, ये जो सॉल्यूशन के दो प्रकार होते हैं, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन, ये हेट्रोजीनियस जो हमारा मिक्सचर होता है ये शो करता है। अब हम सॉल्यूशन के विषय में जान लेते हैं कि सॉल्यूशन होते क्या हैं। मतलब अगर कोई पदार्थ मिला है तो उसको हम, दो पदार्थ जो मिलते हैं, देखिए ये अगर जो सॉल्यूशन होता है इसमें दो तरीके की चीज़ होती है, एक सॉल्वेंट होता है, एक विलायक होता है, एक विलेय होता है। मतलब एक पदार्थ दूसरे को घोलता है, एक उसमें घुल जाता है। तो इस बेसिस से जो सॉल्यूशन होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट साइज, कि कितना छोटे हैं वो जो सॉल्यूट का साइज है, जो घुलता है चीज़ें, जो मतलब पानी में अगर आपने रेत डाली, चाक डाली, या कुछ भी कोई सॉल्यूशन हुआ, या कोई लिक्विड पदार्थ है उसमें कोई चीज़ घुल रही है, तो उस हिसाब से, इस मतलब को उस साइज के हिसाब से दो में जब चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो उसमें जो चीज़ें घुलती हैं उसके साइज के हिसाब से सॉल्यूशन को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। या तो वो ट्रू सॉल्यूशन होगा, या तो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, या सस्पेंशन सॉल्यूशन होगा। तो ट्रू सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है हमारा, दरअसल वही ट्रू सॉल्यूशन होता है। इसमें क्या होगा, जैसे पानी और चीनी का मिक्सचर है, पूर्ण रूप से चीनी इसमें घुल जाएगी और इनका स्वरूप एक हो जाएगा। तो जिनका स्वरूप एक हो जाएगा, पूर्ण रूप से घुल जाएंगे, वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाएंगे। ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट शो करने का क्या मतलब हो दोस्तों, कि अगर ये कोई सॉल्यूशन है, ये इसमें अगर चीनी मिला दी गई, ये पानी का है, पानी में चीनी मिला दी गई, और अगर इसमें हम लाइट मारेंगे, यहाँ से सूरज की या टॉर्च मारेंगे, तो ये स्कैटर्ड हो जाएगा। अगर ये ऐसे लाइट का जो प्रकाश है वो अगर बिखर जाएगा, तो ये समझ लेंगे ये कोलाइडल है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। और अगर हमने टॉर्च मारा इस सॉल्यूशन में, अगर सॉल्यूशन बिखरता नहीं है, सीधे चला जाता है, स्कैटर नहीं होता है, तो ये ट्रू सॉल्यूशन होता है। तो ट्रू जो सॉल्यूशन होता है ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। इसका क्या मतलब है, मतलब कि ये ट्रू सॉल्यूशन है ये पूर्ण रूप से, तो जो ये ट्रू सॉल्यूशन होता है इसमें अगर लाइट मारेंगे, लाइट का अगर प्रकाश देते हैं, तो ये स्कैटर नहीं करता है। तो ये इसका मतलब ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। और जो दो विलेन होते हैं, जो कोलाइड और सस्पेंशन विलेन होते हैं, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। मतलब कि अगर इनमें लाइट मारी जाएगी, अगर कोई विलेन है उसमें अगर प्रकाश देते हैं आप, तो ये स्कैटर्ड हो जाता है। तो मतलब कि ये कोलाइडल सॉल्यूशन या सस्पेंशन सॉल्यूशन है, और ट्रू सॉल्यूशन ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। इसका क्या मतलब, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, मतलब कि इसके सॉल्यूशन में, इसका जो सॉल्यूशन के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो सब घुल चुके हैं, तो इसलिए वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। उस पर लाइट बिखरती नहीं है, मतलब कि मूवमेंट हो नहीं रहा, तो लाइट कहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, मतलब जाएगी लेकिन स्कैटर्ड नहीं होगी, सीधी चली जाएगी। तो मतलब उस सॉल्यूशन में मूवमेंट नहीं हो रहा, जो पार्टिकल है उसके अंदर उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है, और अगर मूवमेंट होता है तो प्रकाश इधर बिखरेगा। तो जो जहाँ मूवमेंट नहीं हो रहा है वो क्या होगा, ट्रू सॉल्यूशन होगा, और ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा।
जो कोलाइडल सोल्यूशन होंगे वो टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, क्योंकि ये पूर्ण रूप से घुले नहीं होते और इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं। ये हेटेरोजेनस जो सोल्यूशन होते हैं वो इनमें होता है, जैसे बालू और पानी का मिश्रण है, वो ढंग से घुले नहीं रहेंगे। तो उनका अगर मिश्रण है और उस पर आप अगर लाइट प्रकाश मारते हैं तो वो क्या होगा, वो मूवमेंट करेंगे और उसमें लाइट का क्या होगा, स्कैटर होगी। तो वो एक कोलाइडल सोल्यूशन के एग्जांपल होंगे। अगर जैसे दूध और पानी का मिश्रण, तो एक ये मिल जाते हैं जब, तो इनका स्वरूप एक हो जाता है और ये टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते। मतलब कि अगर इनमें लाइट मारेंगे तो ये सीधी रेखा में चली जाएगी लाइट, और लाइट का स्कैटर्ड नहीं होगी, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरी तरीके से घुल चुके हैं, उनमें मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब हम देखते हैं इसमें जो तीनों सॉल्यूशन होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, तो पानी और चीनी का सॉल्यूशन पूर्ण रूप से घुल जाएगा और ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। इनको ये हमसे BPSC 67 में पूछा था कि जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उनका साइज क्या होता है, तो ये 10⁻⁷ सेंटीमीटर से ये छोटे होते हैं। जिनका जो सॉल्यूट होते हैं, विलेय होते हैं, उनका साइज, सॉल्यूट का साइज कितना होता है, -10⁻⁷ सेंटीमीटर से छोटा। और देखिए जो कोलाइड होते हैं, कोलाइड के एग्जांपल क्या है, जो हेटेरोजेनियस मिक्सर के एग्जांपल है कोलाइडल और सस्पेंशन सॉल्यूशन। इसमें कोलाइडल के विषय में जानते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इनका साइज जो होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर से, मतलब कण बड़ा हो रहा। जब कण बड़ा होगा तो कम घुलेगा। तो यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन में कण और छोटा होता जा रहा है। इसी तरह सस्पेंशन सॉल्यूशन में कण और थोड़ा बड़ा है। तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक ये कोलाइडल सॉल्यूशन का साइज होता है। इसके एग्जांपल क्या है, जैसे दूध, जैसे एक पायस इसका एग्जांपल, तो पायस का एग्जांपल क्या है, दूध। इसमें लिक्विड मिला रहता है। ब्लड इसका एग्जांपल है। इंक इसके एग्जांपल है कोलाइडल सॉल्यूशन के। कोहरा लिक्विड और प्लस गैस, इस चीज़ का मिक्सचर होता है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन का उदाहरण है। दरअसल ये देखने में, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये देखने में होमोजीनियस दिखता है, लेकिन होता हेटेरोजीनियस है। ये लिक्विड और गैस का मिक्सचर है। इसमें गैस के पीछे लिक्विड, मतलब कि गैस के पीछे लिक्विड छुपा रहता है। इसी तरह जो धुआं है ये सॉलिड और गैस का मिक्सचर है। इसमें गैस के पीछे सॉलिड छुपा रहता है। तो ये देखने में तो होमोजीनियस हैं, लेकिन होते हैं हेटेरोजीनियस हैं। ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, मैंने अभी बताया। और इनका साइज क्या है, तो होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। इसी तरह जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होते हैं, तो ये सस्पेंशन सॉल्यूशन जैसे एग्जांपल के पानी में रेत, पानी में चॉक। तो पानी में चाक जब तक घुल रही है, वो बड़े हैं उसके कण, तो तब तक वो, जब तक घुल रही तब तक वो सस्पेंशन सॉल्यूशन है, वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन जब प्रॉपर तरीके से घुल गई और दोनों का स्वरूप एक हो गया तो वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह व्यवहार करने लगेगी, क्योंकि सॉल्यूट का साइज, जो चाक है, वो पहले बड़े साइज में थी, लेकिन घुलते 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 वो बहुत छोटे साइज में हो गई और वो इस तरीके से घुल गई कि उनका स्वरूप एक हो गया। अब वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहे हैं। मतलब कि अगर उनमें हमने लाइट मारी तो वो उनके जो प्रकाश होगा वो बिखरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जो सॉल्यूट है वो पूरी तरीके से विलयन में घुल चुका है, उसके पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं। और जब तक मूव कर रहे हैं, बड़े लेवल पे है, घुल रहा है, अभी घुलने की प्रक्रिया में है, तब तो वो टिंडल इफेक्ट शो करता है। और जो इसीलिए जो सस्पेंशन मतलब कि सॉल्यूशन होते हैं ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इनका साइज कितना होता है, 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ये बड़े होते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा दोस्तों, अभी इस वीडियो में हमने देखा मेटलॉइड्स के बारे में। मेटलॉइड्स क्या होते हैं ये हमने देख लिया, उसके एग्जांपल्स देख लिए। उसके एग्जांपल्स में हमने सारी चीज़ें, उनके यूज़ देख लिए। कंपाउंड क्या होते हैं, वो मतलब कि कंपाउंड क्या होते हैं, और इसके एग्जांपल्स हमने देखे, वो अपना बिहेवियर कैसे चेंज करते हैं। मिक्सचर क्या होते हैं उसके विषय में जान लिया कि मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस, दोनों के विषय में हमने जाना। फिर जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन, इनके विषय में हम जाना। टिंडल इफेक्ट्स के बारे में हमने जाना। आगे हम जो केमिस्ट्री का हमारा जो चौथा वीडियो आएगा उसमें हम आगे जो पदार्थों की अवस्था परिवर्तन होती है, चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर होती है, जो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इन सब बारे में हम देखेंगे। नमस्कार दोस्तों।